अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चौथे पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया गया, मगर सदर ममलिकत के खिताब के मौके पर पार्लिमान से बाहर और पार्लिमान के अंदर भरपूर एहतजाज देखने को मिला। उधर सदर ममलिकत ने तकरीर का आगाज किया तो अपोजिशन ने ऐवान में नारेबाजी और शोर शराबा शुरू कर दिया। वो क्या मनाजिर है, अगर प्रोड्यूसर आप दिखा सके कि ऐवान का मंजर क्या रहा। ऑपोजिशन अरकान ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिस पर आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर, लोगों का माशी कत्ल बंद करो, मीडिया पर मार्शल लॉ मुस्तरद और पीडीएमए को मुस्तरद किए जाने से मुताल्लिक नारे दर्ज थे। बादअज़ा ऑपोजिशन अरकान ने सदर ममलिकत के खिताब के दौरान ही ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर गए और जाकर जो मुलाजमीन धरना दिए बैठे थे नौकरियां छिन जाने पर, उनके साथ इज़हार यकजहती किया। पार्लिमानी तारीख में शायद ये पहला मौका था कि जब सहाफ़ियों को पार्लिमान के अंदर यानी इजलास तक रसाई ना दी गई। ना सिर्फ ये कि हुकूमत की जानिब से पार्लिमान इजलास से कबल ही मनपसंद सहाफ़ियों पर मदनी फहरिस्त जारी की गई, बल्कि इजलास के रोज़ प्रेस गैलरी को ताले लगाने के साथ साथ एक्रीडिएशन कार्ड के हामिल सहाफ़ियों को भी सिर्फ कैफेटेरिया तक महदूद कर दिया गया। यानी वो सहाफ़ी जिन्हें प्रेस गैलरी में मौजूद होना चाहिए था, उस प्रेस गैलरी पर ताले दाग दिए गए। पार्लियामान की राहदारी में सहाफ़ियों की जानिब से धरना दिया गया। ये मनाजिर आपके सामने हैं कि जब राहदारी में मौजूद थे, इस दौरान राहदारी से गुजरने वाले हुकूमती वज़रा सहाफ़ियों के सवालात पर मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते रहे। यूँ तासुर मिला कि जैसे किसी को मालूम ही नहीं है कि सहाफ़ियों को पार्लियामान दाखिले से किसके अहकामात पर रोका गया है। हत्ता कि सदर ममलिकत ने भी खिताब के दौरान प्रेस गैलरी की जानिब इशारा करते हुए तासुर दिया कि जैसे वो भी ऐवान में सहाफ़ियों की दम मौजूदगी पर इस्तफसार कर रहे हों कि वो सहाफ़ी जिनके बगैर अवाम में आगाही और मालूमात वहाँ पहुँचाना नामुमकिन है, उन्हें आज ऐवान में आने से किसने रोका है। सदर ममलिकत अपने खिताब के दौरान भी प्रेस गैलरी की तरफ इशारा करते रहे और सदर ममलिकत ने सहाफ़ियों की एक तरफ तो तारीफ़ की, दूसरी जानिब प्रेस गैलरी की तरफ इशारा करते हुए उनकी अदबी पर इजहार तशवीश भी किया। वो क्या मंजर था, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं ये कहता हूं कि हजारों मरतबा रोजाना इन्होंने ये निशानदेही की कि हाथ धो, फासला रखो, तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक तरफ सदर ममलिकत की जानिब से मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया, दूसरी तरफ प्रेस गैलरी की तरफ देखते हुए इजहार तशवीश भी हुआ कि सहाफ़ी कहाँ है। गो के पार्लिमानी साल के अख्ताम पर सदर ममलिकत की जानिब से मस्बत और मनफी दोनों तरह की कारकर्दगी का अहाता किया जाता है। बताया जाता है कि पार्लिमानी साल कैसा रहा, उसमें कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन सदर ममलिकत हुकूमत की तारीफों का पुल बांधते रहे और अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेना नहीं भूले। किस तरह हुकूमत की तारीफ रही, फिर ईवीएम से मुतालिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुतालिक सदर ममलिकत ने क्या कहा, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इंतखाबात की शफाफियत होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है। ईवीएम एक अहम आलाकार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बर वक्त पता चलेगा, वोटर की राजदारी रहेगी। इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है। एक काउंटर है, सीधा साधा वोट भी है, काउंटर भी है। तो लिहाजा मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। हुकूमत की तारीफ होती रही, इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुतालिक बात होती रही, ईवीएम पर एम्फेसिस रहा सदर ममलिकत का और कहा कि असल में मुल्क की तकदीर का ताल्लुक ईवीएम से है। सदर ममलिकत ने खारजा उमूर पर दुनिया को इमरान खान से सीखने का मशवरा भी दिया। अफगानिस्तान इशू को लेकर किस तरह दुनिया को इमरान खान की तदबीरों से सीखने का कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। को ये भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासत तदब्बुर को अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। मगरबी जो है लॉबीज़ को इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करने का मशवरा सदर ममलिकत दे रहे हैं। उधर मीडिया पर पाबंदी और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतफ़िज़ा कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में मुल्क भर के सहाफ़ियों की जानिब से पार्लियामान हाउस के बाहर धरना दिया गया। गुज़श्ता 2 रोज़ से धरना जारी था। सदर ममलिकत पार्लियामान के अंदर खिताब कर रहे थे तो उधर सहाफ़ियों की तरफ से धरना दिया गया था, जहाँ पर अपोजिशन अरकान भी आए और अपोजिशन अरकान ने जहाँ सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया, वहीं उनका भरपूर साथ देने का इरादा भी किया। इस मौके पर अपोजिशन मेंबरान क्या कह रहे थे, ज़रा वो झलक भी आपको दिखाता है। जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी
शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत है। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। एक कानून जो बनने वाला है ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, मगर साथ साथ आजाद अदलिया पे भी एक हमला है। इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामान में जाके आपके लिए आवाज उठाएंगे। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान को माजी में उनके कहे गए बयानात, जो मीडिया से मुताल्लिक वो बयानात दागा करते थे सहाफ़ियों की जानिब से, वो बयानात भी याद कराए गए। माजी में वजीर आज़म इमरान खान साहब किस तरह मीडिया की तारीफ़ें करते थे और आज़ाद मीडिया से मुताल्लिक क्या कहा करते थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं। इसके लिए जरूर एक फोरम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फोरम। इस मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो कुछ हुआ उस पर भी इजहार तशवीश रहा। आज सहाफ़ियों की जानिब से राहदारी के अंदर फवाद चौधरी साहब से भी सवाल किया गया कि आज सहाफ़ी यहाँ पर नहीं है, प्रेस गैलरी को ताले दागे गए हैं, जिस पर उन्होंने भी इंटरेस्टिंगली लाइलमी का इजहार किया। गो के बाएतमाद ज़राए ये बताते हैं कि स्पीकर की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं हुई, बल्कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से यानी वजारत इत्तलात की तरफ से ये मैसेज भेजा गया था कि प्रेस गैलरी को ताले दागे जाएंगे, जबकि एक्रेडिटेशन कार्ड के हामिल जो सहाफ़ी हैं वो भी प्रेस गैलरी तक ना सिर्फ ये कि प्रेस गैलरी तक नहीं पहुंच सकेंगे बल्कि वो कैफेटेरिया तक महदूद रहेंगे। और उनको कहा गया कि आप यहाँ पर मौजूद स्क्रीनें देख कर ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं और यहाँ का अहवाल बता सकते हैं। अब सवालात तो बहुत सारे हैं, क्या वजह है कि हुकूमत सहाफ़ियों से घबरा रही है, डर रही है? ऐसे मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आदिल शाहज़ेब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो खुद सहाफ़ियों को इस एहतजाज के अंदर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम आदिल शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा है, सदर ममलिकत ने खिताब किया, चले गए, लेकिन पार्लियामान से बाहर जहां सहाफ़ी धरना दिए बैठे थे और फिर ये बताया गया कि प्रेस गैलरी तक भी सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया गया, एक्रेडिटेशन कार्ड के हामिल लोगों को कैफेटेरियाज तक महदूद रखा गया। इस हवाले से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, क्या सूरत हाल रही? देखिए, एक तो इट्स एब्सोल्युटली कंडेमेबल और मुझे ये कहने दीजिए कि आज सेशन जो था वो तो पार्लियामान के अंदर स्केड्यूल था, लेकिन असल जो सेशन हुआ है वो अवाम की अदालत में और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की ओपोजिशन की है, सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, उनका सेशन जो है, जो कि जमहूरी पाकिस्तान का सेशन है और आईनी पाकिस्तान का सेशन है, वो तमाम चैनलों ने बराह रास्त भी दिखाया और हमने देख लिया कि वहां पर यक आवाज होकर ये जो पीएमडी है उसको ना सिर्फ कंडेम किया गया बल्कि सहाफियों के साथ अंदर भी जो कुछ हुआ, प्रेस गैलरी में उन्हें नहीं जाने दिया गया और ऐसे ऐसे सहाफी जो बाइकआउट पे यकीन ही नहीं रखते, उन्होंने भी आज इन तमाम चीजों का बाइकआउट किया। अब देखें, इससे हुकूमत को वो खुद सोच ले कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर तो सिर्फ सहाफती तंजीमें या हम जैसे सहाफी वर्कर इस पर एहतजाज करते तो बात समझ में आती हुकूमत की कि जी ठीक है, आप पर जो है हम आपको इक़्तिदार कार में ला रहे हैं तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की तमाम जो सियासी क़यादत है, क्या वो जो कह रहे हैं वो भी गलत है या जो सिविल सोसाइटी कह रही है वो भी गलत है? और साथ में आपके हुकूमती एनक्यूएम पाकिस्तान का वक्त आ गया वहां पे, तो हुकूमत के अपने भी जो इत्तेहादी हैं वो भी हमसे ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते रहते हैं कि यार ये जो आज़ादी सहाफत पर कतगने हैं, पीएमडीए के हवाले से जो ये अथॉरिटी और जो ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी की जा रही है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे ख्याल में ये जितना प्रेशर गवर्नमेंट पर बिल्डअप हो चुका है, वो अपनी तौजीहात पेश कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं
लेकिन उनकी वजाहतें कोई खास उसमें लग रहा है कि देखिए, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि हुकूमत से जब इस्तफसार किया जाता है तो फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं कि क्या आपने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई ड्राफ्ट बिल पढ़ा है या ऐसी कुछ मुसवदा आपकी नजरों से गुजरा है? इसको तो हाइड किया हुआ है, पोशीदा रखा हुआ है सहाफियों की नजरों से भी और पब्लिक से भी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी वो सबके सामने होना चाहिए कि हुकूमत क्या करने जा रही है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी के सामने नहीं है। आज सदर पाकिस्तान की तरफ से भी फेक न्यूज से मुताल्लिक बात तो की गई, हुकूमत के पास तो क्लियरली ये जवाब है कि हम वो सब चीजें नहीं करना चाह रहे जो तासुर दिया जा रहा है सहाफियों की तरफ से। तो फिर ये कहिएगा कि क्या हुकूमत लिटमस टेस्ट कर रही है, रिएक्शन चेक करना चाहती है सहाफियों का और उसके बाद इस पर यू टर्न लिया जाएगा? देखिए, अगर हुकूमत ने सिर्फ लिटमस टेस्ट करना होता तो ये मामला तो कई महीनों से चल रहा है। तो अगर ये पूरे एहतजाज को सिर्फ 1 मिनट में हुकूमत डिफ्यूज कर सकती है, जो ड्राफ्ट है, जो वो ड्राफ्ट है वो सामने लेके आ जाए। देखिए, हमें तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये ऑर्डिनेंस जो है वो फाइनली नहीं हुआ, तो हम आपको कैसे दिखा दें? जनाब, आप ड्राफ्ट तो लेके आ जाए ना सामने, और आप लोग खुद ही सहाफियों को और मीडिया पर्सन्स को इसका ड्राफ्ट लीक आउट करते करते हमारे पास कहां से खबरें आ रही हैं? अंदर से ही आ रही हैं कि जनाब 25 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। अंदर से ये भी बताया जा रहा है कि आपको ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, जजेस जो हैं वो भी अपॉइंट खुद हुकूमत करेगी। तो एक ही छत के नीचे 3 जो मीडिया मीडियम्स हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे, चेयरमैन आपका होगा, सजाएं आप देंगे, और सहाफी बेचारा जो है वो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में रुलेगा। तो आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आप पर और मुझ पर 10 करोड़ का जुर्माना लग जाए, हम कहां जाएंगे? और अगर वो जुर्माना इस वजह से लगे कि हम हुकूमती वक्त पर तनकीद कर रहे हैं, तो वो हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है। तो हमारा तो इस वक्त अगर हम एक खौफ में हम हैं, वो इसकी वजह से है कि जनाब ये आप लाके असल जो आपका मकसद है वो आप आज़ादी इज़हार राय पर कतगने लगाना चाहते हैं। हमें तो देखें, हमने तो इससे पहले अगर PMLN की गवर्नमेंट थी, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, सहाफियों का तो काम है कंडेम करना, या अगर पीपल्स पार्टी कुछ करेगी हम उसको कंडेम करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आज जो सहाफी अंदर थे, राहदारी में मौजूद थे, वो हुकूमती वज़रा से पूछते रहे हैं कि ये प्रेस गैलरी को ताले दागने का पैगाम कहां से आया है, क्या वज़ीर आज़म ऑफिस से ऐसा कहा गया है? तो सीनियर वज़रा भी इस हवाले से लाइल्म रहे हैं। तो ये कहिएगा कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ड्राफ्ट है, क्या किसी खास जहन की इख्तरा है, सिर्फ वजारत इत्तलात के पास है? क्या हुकूमत के दीगर ज़ोमा के साथ भी वो शेयर नहीं हुआ है, वो इसी तरह पोशीदा रखा हुआ है उन लोगों से भी? पहले तो हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने जो आर्मी चीफ की स्पीच हुई थी 6 सितंबर को, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कोशिश ये की कि अपनी इस ट्वीट को और PMDA को ये जोड़ दें जो कि आर्मी चीफ की स्पीच थी। लेकिन इस पर बाकायदा ISPR ने फिर एक प्रोग्राम में रिएक्शन दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये हुकूमत का अपना किया जा रहा है जो भी है, और हुकूमत में भी चंद लोग जो हैं वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी जब बाकी गुजरात से बात होती है तो वो भी दे आर क्लूलेस, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक कि टू स्टार्ट विद सबसे पहले फवाद चौधरी साहब को ये करना चाहिए कि ये ड्राफ्ट जितना भी बन चुका है वो अवाम के सामने, वो मीडिया के सामने, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रख दें। तो हमारे लिए अगर ये सारी चीजें, ये सारी शिकें, ये सारे कवानीन उसमें अगर मौजूद नहीं है तो हम भी आराम से धरना खत्म करके घरों में चले जाएंगे, ना हम एहतजाज करेंगे। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, देखें, हम ना नून लीग के कहने पे कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के, ना मौलाना साहब के कहने पे, हम तो अपने लिए कर रहे हैं कि अगर हमारी सहाफत पर कदगने लगनी है आगे जाके, तो हम इसीलिए इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब आप बैठे हमारे साथ, आप हमें दिखाएं, हमारे साथ एग्री करें। देखिए, वी आर फॉर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। हम भी नहीं चाहते कि सहाफत जो है वो मादर पिदर आजाद हो और सबकी पगड़ियां उछाली जाए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ऑलरेडी आपके पास एक मैकेनिज्म मौजूद है, पैमरा मौजूद है, डिफरेंट बॉडीज और मौजूद है जिनके जरिए आप सारा सब कुछ करवा सकते हैं। अगर आप ये नई चीज लेके आना चाह रहे हैं, फिर उसमें ट्राइब्यूनल, और देखिए अगर ट्राइब्यूनल में मेरा मामला चला जाता है, मैं उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अब एक सहाफी या एक बेचारा यूट्यूबर जो गांव में बैठ के कुछ पैसे बना रहा है यूट्यूब से, उसको अगर ये लोग बुला लें ट्राइब्यूनल में, उसके पास तो सुप्रीम कोर्ट की फीस नहीं होगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये डिबेटेबल है, और हम भी आंखें बंद करके इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि सहाफी सारे सड़कों पर निकल आए, तमाम आपकी ओपोजिशन जमातें उनके साथ जो आपस में एक टेबल पर बैठ के खाना खाने के लिए नहीं तैयार, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, बिलावल साहब, वो सारे इकट्ठे इस वक्त हो चुके हैं। तो कुछ तो है PMDA में ऐसा, और इसका जवाब जाहिर बात है
फवाद चौधरी साहब हमें दे सकते हैं और या हुकूमत दे आदिल शाह सकती है। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी केसेस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो फर्दन हर सहाफी वहां पर पहुंचेगा, दरवाजा खटखटाएगा और फिर इंतजार करता रहेगा। ये कहिएगा कि जो सहाफती तंजीमें और सहाफी वहां पर धरना दिए बैठे थे, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जितना आज हमें पता चला और बड़े सीनियर सहाफी और एडिटर ये सारे आए थे, एक तो सजेशन ये है कि हुकूमती कवरेज का मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाए। और जाहिर बात है ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे वहां पर जो फीलिंग्स नजर आई या जो कंसेंसस इस पर नजर आया, ये बात उस जानिब जा सकती है कि जितनी भी हुकूमती कवरेज है, हुकूमती वुज़रा हैं, वो सारे टॉक शोज हों या न्यूज शोज हों हमारे या बुलेटिन वगैरह हों, उसमें हुकूमती कवरेज का बिल्कुल ब्लैकआउट किया जाए। और तब तक ब्लैकआउट किया जाए तब तक ब्लैक एंड व्हाइट में ये ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आ जाता। और अगर हम मुतमईन इस पे हो जाते हैं, अल्लाह खैर सलाह, अगर नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये मामला अगर हुकूमत इसी तरह पुश करती रही तो ये हुकूमत के खिलाफ सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, सहाफती तंजीमों का, वकला का एक नया महाज ऐसा खड़ा हो सकता है कि शायद हुकूमत को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाज़ेब साहब आपके वक्त के लिए। आदिल शाज़ेब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। फवाद चौधरी साहब जो इस PMDA से मुताल्लिक अभी तक कहते रहे हैं, क्योंकि जब हुकूमत से पूछा जाता है तो वो तो ये कहती है कि कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हुकूमती तर्ज अमल को देखा जाए तो अमूमन यही होता है कि फैसले करने से पहले सिर्फ उसके बारे में सोशल मीडिया पर एक हवा बनाई जाती है, फिर लोगों के उसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो लिए जाते हैं, एक लिटमस टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद कोई भी यू टर्न लेना आसान हो जाता है। अभी तक फवाद चौधरी साहब PMDA से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। फेक न्यूज है, उसके ऊपर इस वक्त जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए है, उसको हम बढ़ा के 10 करोड़ रुपए और इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25 करोड़ रुपए करना चाहते हैं। दूसरा मामला यह है कि ज़्यादातर हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो उनमें शफाफियत आए, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन्फोर्स हो सकें और उसके मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सके रेगुलेटरी, जहाँ पे मीडिया वर्कर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जहाँ इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, उनके पास एक लीगल रेमेडी अवेलेबल हो कि वो ये कर सकें। नंबर 1 हमने कहा 7 लॉज इस वक्त रेगुलेट कर रहे हैं मीडिया को, नहीं हो रहा, हम इसको कन्वर्ज कर रहे हैं, 7 लॉज को हम इकट्ठा कर रहे हैं। कैमरा सारा जो है वो उसमें आ रहा है, ITNE आ रहा है, प्रेस काउंसिल आ रही है, सोशल मीडिया जो है वो आ रहा है, सो हम उसको कन्वर्ज कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम मीडिया कंप्लेंट कमीशन और मीडिया ट्रिब्यूनल ला रहे हैं, यानी जो वॉचडॉग है उसके ऊपर हम वॉचडॉग लगा रहे हैं जो कि जुडिशियल है। तीसरा हम ये ला रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं इस वक्त जो आधे से ज्यादा बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, हम कह रहे हैं कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी देंगे और आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स भी करेंगे। ये अभी तक वो इंस्ट्रक्शंस हैं या वो बातें हैं, हिदायत हैं जो सिर्फ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस के मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि सहाफ़त की आड़ में किसी के ज़ाती फेल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, किसी को सहाफ़ियों से मसला है तो कानूनी रास्ता अपनाए। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है और प्रेस एसोसिएशन की तरफ से शाखावर और पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से वकील राजा आमिर अब्बास पेश हुए और अदालत से कहा कि वो अपने तहरीरी दलाइल जमा कराएंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के सरबराह ने अदालत को बताया कि हम प्रेस फ्रीडम पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसको कानून के दायरे में रेगुलेट करने की जरूरत है, कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। इस पर जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया कि प्रेस की तारीफ है क्या। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि प्रेस एक अलग चीज है और सहाफ़ी अलग है, लेकिन ये को रिलेटेड है। प्रेस का मतलब मीडिया हाउस है, लेकिन इसको सहाफ़ी चलाता है। लेकिन अगर जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर YouTube चैनल बना ले और सबके खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो क्या ये भी सहाफ़त कहलाएगी? उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त को रेगुलेट आइन का आर्टिकल 19 करता है, पीका नहीं। DG FIA ने अदालत को बताया कि 4 सालों के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 27 शिकायत मिली हैं, जिनमें से 4 शिकायत इंक्वायरी में तब्दील हुई हैं और मुकदमात का इंदराज हुआ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि FIA समेत किसी इदारे को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जब आइन बना तो सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त सिर्फ अखबार था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था,
वक्त के साथ साथ तरमीम हुई हैं और अब सोशल मीडिया का दौर है। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA चेयरमैन पेमरा और IG इस्लामाबाद से सहाफ़ियों के मुकदमात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जबकि DGFIA को हुक्म भी सादिर किया है कि 1 साल में सहाफ़ियों पर होने वाले मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। और IG इस्लामाबाद को अहकामात जारी किए हैं कि वो 1 साल में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। FIA इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का इतलाक पहले करता है, सोचता बाद में है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो जिम्मेदार DGFIA होंगे। सहाफ़ियों के अगवा और तशद्दुद के वाक़यात पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सहाफ़ियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनियत है। IG इस्लामाबाद यकीनी बनाए कि सहाफ़ियों पर हमले करने वाले गिरफ्तार हों। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या सहाफ़ी को गोली मारने वाले मुलजिम पकड़े गए। IG इस्लामाबाद काजी जमील ने अदालत को बताया कि नादरा को वीडियोस भिजवाई लेकिन मुलजिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुलजिम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफ़ियों के क्यों नहीं, मुलजिमान गिरफ्तार ना होना IG साहब आपकी नाकामी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद कहा कि गाइडलाइंस जारी करेंगे जिस पर हुकूमत और तमाम इदारे अमल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जायजा लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई आर्टिकल 19 से मुतसादिम तो नहीं। अदालत ने साथ ही साथ चेयरमैन पेमरा से चैनल्स की कार्रवाई के इख्तियार से मुतालिक जवाब तलब करते हुए कहा कि पेमरा बताए कि क्या कानून सेक्शन 27 आइन के आर्टिकल 19 के मुतसादिम है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी पेमरा कानून के सेक्शन 27 की तशरीह पर मुआवनत तलब करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये अदालती प्रोसीडिंग्स है जो हुआ है सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ बाहरकैफ। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के नताइज के बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। पार्टी पोजीशन और मकबूलियत से मुताल्लिक़ भी बात की जा रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज के बाद सियासी जमातों की कारकर्दगी और अवामी मकबूलियत से मुताल्लिक एक दिलचस्प मंजरनामा सामने आ रहा है। मुल्क के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में जिसमें 212 वार्ड्स पर इंतखाबात हुआ है, तकरीबन 1560 यानी 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। जबकि नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ पहले, मुस्लिम लीग नून 59 उम्मीदवारों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर है और नताइज के मुताबिक 52 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवार, MKM के 10, जमात इस्लामी के 7, BAP यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP के 2 उम्मीदवार नशिस्तें निकालने में कामयाब हुए हैं। अगर हम सूबाई नताइज की बात करें यानी प्रोविंस वाइज अमर डेटा देखें, पंजाब की 112 वार्ड्स में से 57 नशिस्तें लेकर मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर है। जबकि PTI 28 नशिस्तें ले सकी है। जमात इस्लामी 2 आज़ाद उम्मीदवार 32 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। सिंध में कैंटोनमेंट बोर्ड के 54 वार्ड्स के नताइज के मुताबिक PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MKM ने 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, जमात इस्लामी ने 5 और मुस्लिम लीग नून ने 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 37 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने 18 नशस्तें हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार 8 नशस्तें सिक्योर करने में कामयाब रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 और ANP ने 2 नशस्तें सिक्योर की हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी BAP ने 7 में से 3 नशस्तें जीती हैं, जबकि PTI 2 वार्ड्स में कामयाब रही है और दीगर 2 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। अब ये तमाम तर सूरत हाल कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में रही है। गो के कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस यकीनन मुल्क के जो आम इंतखाबात हैं उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन इसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि कैंट बोर्ड के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। ये उसी तरह से है जैसे आप कोई सर्वे लेते हैं और सर्वे के अंदर एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक सैंपल है जिसने ये बताया है कि कौन सी जमात आवाम के अंदर मकबूल है, किसका बयानिया ज़्यादा मकबूल है, लोग किसके साथ हैं। अगर इसको देखा जाए तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री ली है, बड़ी नशस्तें निकालने में कामयाब हुई है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महज 28 नशस्तें हैं। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल पंजाब के अंदर नहीं है, इस पर वाइप आउट होती हुई दिखाई देती है। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो सूरत हाल वहाँ पर भी कुछ ऐसी है, KP के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 नशस्तें ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जीतता हुआ दिखाई दिया है वो है आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की हैं। और अगर हम पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, तो आज़ाद उम्मीदवार अमूमन उसी पार्टी के पलड़े में अपना जो है वोट डालते हैं
जो हुक्मरान जमात होती है, या फिर यूँ कहिए कि इलेक्शन मैनेज होना या उसके बाद जो है जोड़ तोड़ होना, लॉबिंग होना, वो आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए से आसान हो जाती है। अगर यही रिफ्लेक्शन, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करके देखा जाए तो कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो अगर जनरल इलेक्शंस के अंदर भी होती है, आम इंतखाबात 2023 के अंदर, तो यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। और बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, नामी ग्रामी पार्टीज़ हैं, जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास हुकूमती मशीनरी भी है, हुकूमती रिसोर्सेज भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब से उताद के अंदर नशस्तें ना हासिल कर पाना यकीनन हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। और जो मार्जिन इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो विक्ट्री है, वो बड़ी डिमिनिशिंग विक्ट्री है, कोई कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल रही है, क्योंकि बिलावल साहब पंजाब के अंदर मौजूद रहे, वहाँ पर वो अपना इलेक्शन नैरेटिव जो है बिल्ड करने की कोशिश करते रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जियाला वज़ीर आला होगा, जियाला वज़ीर आज़म होगा, लेकिन पंजाब में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी नहीं रही। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ जो नताइज रहे, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? यकीनन पहले की निस्बत जो पिछला इलेक्शन हुआ था उससे तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पहले हमारी सीटें कम थी। इस मरतबा 11+1 एक आज़ाद को हमने सपोर्ट किया। और ओवरऑल अगर आप देख लें कि सिंध में हमारी, कराची में खास तौर पे हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखिए, सिंध के अंदर भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, 14 ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, बावजूद इसके कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर बात की जाए पंजाब में, तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जीरो पे है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हौसला अफजा रही है? पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में पीटीआई सिरे से आई नहीं, वहाँ बाप पार्टी है, गो कि उनकी हुकूमत है, ठीक है। नंबर एक बात, वहाँ बाप पार्टी चले गई है। और जहाँ मेरा भाई इलाका है जोब, वहाँ पे पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई, बाप पार्टी पहले नंबर पे आ गई। तो वहाँ सिरे से लीग और पीटीआई तो सिरे से है ही नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैसे आप लोग इमेजिन कर लेते हो कि बल्दियाती इंतखाबात, तो जो कि प्योर कंटोनमेंट एरिया होता है, वहाँ सरकारी मुलाजमीन होता है, वहाँ कंटोनमेंट के अंडर ये सारा सिलसिला होता है, तो आप कैसे उसको तस्वीर कर लेते हैं कि पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन है। मंदोखेल साहब, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस कॉन्टेस्ट को लड़ा है और तकरीबन 58 नशस्तें पंजाब से उन्होंने निकाली हैं, विच इज समथिंग वेरी, मेरा ख्याल है हौसला अफजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसे मौके पर, जब बिलावल साहब खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब के महाज पर हैं, तकारीर कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसे में पीपल्स पार्टी वहां पर ना होना खतरे की घंटी तो है। ठीक है, मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर लूँ कि कंटोनमेंट के जो इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये कंटोनमेंट के अंडर होता है, कोई चेयरमैन वेयरमैन उसका अपना होता है, वाइस चेयरमैन पब्लिक का नुमाइंदा जो ये कौंसलर वगैरह होता है उनमें से होता है। और फिर अगर आप ओवरऑल उसको देख रहे हो, तो हमने अभी 4 महीने पहले मेरे इलेक्शन में N249 कराची से पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद ये सीट जीता। और हमने पूरा जियादती पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को शिकस्त दी है, पीटीआई को 6ठे नंबर पे भेज दिया है, टीएलपी को शिकस्त दी है, एमक्यूएम के दोनों दलों को हमने शिकस्त दी है। तो हम तो उस तरह पब्लिक को देख रहे हैं। और अगर आप पंजाब की जो बात कर रहे हैं, तो 35 साल से या 30 साल से नून लीग की जो हुकूमत रही है और जो अपॉइंटमेंट की है वो मुलाजमीन वगैरह, उस लिहाज से अगर ये देख रहे हैं, दोबारा मैं ये कहता चलूँ कि कंटोनमेंट के इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन से, बल्दियाती इलेक्शन से कतन उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। बहरहाल आपका तज्जिया अपना है। नहीं, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि कैंटोनमेंट इलेक्शन बिल्कुल आम इंतखाबात की तस्वीर तो नहीं दे सकता, ना ही वो बाई इलेक्शंस की या बल्दियाती इंतखाबात की तस्वीर हो सकती है, लेकिन एक सर्वे तो है और उस सर्वे के अंदर अवाम ये तो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा नैरेटिव मकबूल है। देखिए, मैं दोबारा कह दूं कि आवाम जानती है। मिसाल के तौर पर कराची अगर आप ले लें, तो जो कंटोनमेंट एरिया है वो कंटोनमेंट वो पूरा आवाम का एरिया नहीं गिरा सकता उसको। वो सरकारी मुलाजमीन, नेवी और फोर्सेस के एरिया मुलाजमीन होते हैं, वो उस पर डिपेंड होते हैं, कोई उन्हीं का एरिया होता है। इसीलिए लेकिन फिर भी हमने उसको जीता है। मैं आपको थोड़ा 4 महीने पहले ले जाता जनरल इलेक्शन में, जहाँ पीपल्स पार्टी पिछले मरतबा हम 6ठे नंबर पे आ गए। अब हमने 2.5-3 साल के बाद उसी एरिया को पहले नंबर पे और पीटीआई को हमने 6ठे नंबर पे भेज दिया। फिर मैं आपको दूसरा मिसाल दूं, जोब का जो मेरा इलाका है, आबाई इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई। पहले नंबर पे ना तो पीटीआई आई, न नून लीग आई, न जमीयत आई, न कोई और पार्टी है, बाप पार्टी है। हालांकि जमीयत का वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वहाँ जो एमएनए है वो जमीयत का है, एमपीए बाप पार्टी का है।
इस तरह ओवरऑल बलूचिस्तान की जो हुकूमत है पीटीआई और बाप पार्टी का है। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, जैसे आप पंजाब के अंदर बता रहे हैं कि 35 साल से हुकूमत रही है एक पार्टी की और फिर नौकरियों वोकरियों वाला मामला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में भी तो इसी तरह से हुकूमत रही है, आपका तो इक़्तिदार बड़ा तूल रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि एक लंबे जो है वो इक़्तिदार के अंदर भी, इस दौरान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो फुटिंग्स नहीं थी कैंटोनमेंट के अंदर कि एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बेहतर होती? आपने किसने बोला कि बेहतर नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में जो वोट की अगर रेशियो जो कश्मीर को लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी जो ना वो 22,000 से ज्यादा वोट ले चुकी है, पीटीआई 16,000 और इस तरह जो जमात इस्लामी है वो एमक्यूएम से भी आगे है, वो 10,000, एमक्यूएम 7,000 पे और नून लीग तो है नहीं वहाँ पे। तो आप उसको तो फिर कंपेयर कर दें उस लिहाज से। और फिर मैं कोई और बात बता चलूँ आपकी नाजरीन के लिए, जो सिंध जो अर्बन एरिया है या रूरल यानी शहरी और ये इलाका, तो शहरी इलाका पिछले 35 साल से एमक्यूएम के हाथ में था और अभी 2.5 साल से 3 साल से वो पीटीआई के हाथ में है। आपको पता है इसका इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, दुनिया को पता है। तो वो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो शहरी इलाके है वो पीपल्स पार्टी की 35 साल हुकूमत है, वहाँ 35 एमक्यूएम की हुकूमत है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंटीरियर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन जो अर्बन सिंध है या जो शहरी इलाके हैं, खासतौर पे कराची है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। इमरान इस्माइल साहब का हल्का हो या आरिफ अलवी साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ से यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट पड़ा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, मतलब आपकी नज़र में इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी अगले जनरल इलेक्शन के अंदर? तो नहीं होती। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा इस तरफ फिर भी जोर दे रहे हो तो मैं आपको ये बता, जो आरिफ अलवी का आपने नाम लिया या इमरान इस्माइल का आपने नाम लिया, उस एरिया से तो आज भी यानी कल भी पीपल्स पार्टी एक जीते, उस एरिया से तो हमारी काउंसिलर जीते हैं। यानी आरिफ अलवी का वहाँ पे एरिया उसका फैसल बाड़ा वहाँ पे रहता है, आरिफ अलवी वहीं पे है, अली जैदी वहीं पे है और आपका भला करे गवर्नर उनका वहीं पे है। तो ये सारे लोग के बावजूद पीपल्स पार्टी ने वो सीटें निकाली है। लेकिन मैं फिर भी उसको कंपेयर नहीं करूँ इस वजह से कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पिछले 35 साल से एमक्यूएम की हुकूमत रही है और एमक्यूएम की हुकूमत के बावजूद NA249 बल्दिया टाउन का सीट 35 साल बाद पीपल्स पार्टी ने जीता। और पाकिस्तान का मुश्किल तरीन, आपको मुश्किल में इससे कह रहा हूँ कि पंजाब को अगर आप देख लें तो 2 बड़ी पार्टी पीटीआई और नून लीग का, अगर आप अंदरूनी सिंध देखें तो एमक्यूएम और GDA का और पीपल्स पार्टी का, पुख्तनख्वा का आप देख लें तो एनपी पीपल्स पार्टी और पीटीआई है, बलूचिस्तान आप देख लें तो बाप पार्टी और जमीयत है। और ये जो मेरा हल्का है वो तमाम पाकिस्तान भर का इससे ज्यादा मुश्किल तरीन हल्का मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि पूरा मुस्तफा कमाल एक पार्टी तो वो इलेक्शन लड़ रही थी, एमक्यूएम 35 साल से वहां बराजमान थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी। अच्छा, मुझे कादिर मंदुखेल साहब, ठीक है बलूचिस्तान की बात हो गई, सिंध की बात हो गई, पंजाब के अंदर खड़े होकर जब बिलावल साहब ये कहते हैं कि अगला वजीर आला जियाला होगा, अगला वजीर आजम जियाला होगा, तो आपको तो पता है कि लाहौर फतह करना, पंजाब करना और फिर पंजाब को फतह करना, अल्टीमेटली सेंटर के अंदर हुकूमत बनाना है। तो आपको लगता है कि पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज दे सके? लेकिन मेरे भाई, आप जो बिलावल भुट्टो साहब को जो हवाला दे रहे हैं तो वो अभी हफ्ता पहले इसने बयान दिया है और हफ्ता पहले बयान दिए और कल इलेक्शन हो गया, आपके उसका रिजल्ट क्यों नहीं आए? आपको थोड़ा सा सब्र कर ले। हम कहते हैं ना एक ज़रदारी सफर बारी, जब ज़रदारी साहब लाहौर में बैठ के तो कैसे कलबली मच गई, कैसे जहांगीर तरीन का एनआरओ मिल गया, कैसे काफ लीग का मोने सलाई को वजारत मिल गई है। तो आप सब्र कर ले। जो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी ऐसा क्या हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं वो हकीकत का रूप भी धार ले? 100%। मैं आपको दूसरा बताऊं, बलूचिस्तान का हवाला दूं आपको, सनाउल्लाह ज़हरी जो चीफ मिनिस्टर की नून लीग का, वो हमारे पास आ चुके हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ आ चुके हैं। नहीं, वो बात ठीक है सर, बलूचिस्तान की डायनामिक्स मुख्तलिफ है, पॉलिटिकल डायनामिक्स पंजाब की मुख्तलिफ है, मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब की बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, पंजाब और बलूचिस्तान की डायनामिक दोनों सेम है, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो लीडर कहते हैं अपने आप को वो नजीर चौहान जैसे हैं, 2 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी के आप देख लें जितने जोर लगा लिए मुख्तलिफ मार्शलाओं ने, पीपल्स पार्टी की जादू को तोड़ दे सके। तो मैं फिर भी कहूंगा कि हम पंजाब में निकल चुके हैं इंशाल्लाह। जनूबी पंजाब तो हमारा है ही है। सेंट्रल पंजाब में राजा परवेज अशरफ साहब आप सदर आ गए, साबिक वज़ीर आज़म, तो देखो आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप पुख्तनख्वा का देख ले, वहां पे देखे ना कादिर मंदुखेल साहब, नज़ीर चौहान साहब का हवाला आपने दिया, चलिए उनका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है कि लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास सॉफ्टवेयर अपडेट करने का कोई फार्मूला नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो नारा है जो पिछले 50 साल से, उस नारे पे आज भी अभी आपके प्रोग्राम से पहले
जो जॉइंट सेशन था वहां से आरिफ अलवी साहब खिताब कर रहे थे, तमाम अपोजिशन ने एहतजाज करके बाहर निकले। बाहर देखे तो मजदूर 26,000 खानदानों को जो पीपल्स पार्टी ने उनको नौकरी दी थी उनको निकाले गए। साफी बरादरी आपके टीवी चैनल के ऊपर 25-25 करोड़ जुर्माने का जो है ना वो एक जो बिल आ रहा है, तो वहां से खिताब करते हुए तो अब ये समझ लो यही बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत हमारी होगी और हम करेंगे, हम नौकरियां देते रहेंगे, आप निकालते रहो, हम नौकरियां देते रहेंगे, आपका गन मीडिया पे लगाते रहो। तो बात ये होता है ना, जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी के ऊपर आज भी हो रही है या बीबी शहीद के दौर पे हो रही थी, शायद किसी दो पार्टी में के ऊपर इतना तनकीद हो रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी टीवी चैनल समेत तमाम चैनल को हम फेस भी करते हैं, हम खंदा पशानी से उनका जवाब भी देते हैं और हमें बुरा भला पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारा भी जाता है, मगर फिर भी हम मुंह दे रहे, फिर भी हमने कभी कज़न लगाने की कोशिश नहीं की है। और बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी इदारे शुमारियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1100 रोज़ में अशिया खुरोनोश में की कीमतों में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपने कहा था कि महंगाई की वजह से आपको नींद नहीं आती, लेकिन मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, गरीब लोग शायद ये कह रहे होंगे कि उन्हें अबदी नींद आ जाए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि सुकून तो कब्र में है। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब अशिया खुरोनोश की कीमतों की जो तफसीलात इस वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में यानी हुकूमती महकमे की रिपोर्ट में सामने आई हैं, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। मीर रियासत चीनी औसतन 51 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है इन 1100 रोज़ में। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपये 59 पैसे थी और अब इसकी कीमत तकरीबन 107 रुपये 11 पैसे फ़ी किलो हो चुकी है। आटे का 20 किलो का थैला औसतन 450 रुपये 87 पैसे महंगा हुआ है। अगस्त 2018 में यानी जिस वक्त आपने इक़्तिदार संभाला था, 20 किलो आटे का थैला 771 रुपये 20 पैसे का था और आटे का 20 किलो का थैला अब औसतन 1222 रुपये 7 पैसे का हो चुका है। हुकूमत के 1100 रोज़ में मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान घी औसतन 192 रुपये 47 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ है। घी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये 19 से बढ़कर 342 रुपये 66 पैसे हो चुकी है। मुर्गी की अगर कीमत की बात की जाए तो औसतन 91 रुपये 66 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई है और मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 122 रुपये 81 से बढ़कर 214 रुपये 47 पैसे हो चुकी है। गरीब आदमी यकीनन कह रहा होगा कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं और चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने के बाद मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की है ज़रा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है, सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुन। रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जारहाना अंदाज में उन्होंने मीडिया टॉक किया, लेकिन किसी ने कहा था कि आगे बढ़ने के लिए आंखें और कान खुले रखना बहुत ज़रूरी है। तो रमीज़ राजा साहब से यही कहेंगे कि जो तनकीद करता है रमीज़ राजा साहब वो आपका मोहसिन होता है, इसलिए तनकीद को खुले दिल से सुनिएगा और पीसीबी को आगे ले जाइएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।